स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग सिक्योरिटी देख रहे हैं। हमने कहा था कि बेसिक बताएंगे, बेसिक के आगे उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो बेसिक तो हमने बता दिया, ठीक है। अब बेसिक का बताने के बाद हमारा क्या है, तो करंट से अटैच करना है आपको, ठीक है। तो करंट स्टार्ट करेंगे और वहां से आपके कुछ एडवांस लेवल की बातें भी अगर होगी तो वो बताया जाएगा। तो करंट से अपडेट हम करने जा रहे हैं आपको, ठीक। तो चलिए, पहला है कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, मतलब रक्षा का आधुनिकीकरण चर्चा में क्यों रहता है, हमेशा के लिए चर्चा में रहेगा ये। या क्वेश्चन बना सकता है कि रक्षा का आधुनिकीकरण क्यों जरूरी है, ये भी हो सकता है। तो देखो, रक्षा के आधुनिकीकरण का मतलब क्या, कि रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण का मतलब कि जो अभी चुनौतियां हैं, उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नई तकनीकी या प्लेटफॉर्म का उन्नयन करना बहुत जरूरी होता है। समय के साथ साथ रक्षा की चुनौतियां भी बदलती हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं, वातावरण भी बदलता है। उनसे सामंजस्य बैठाने के लिए हमें आधुनिकीकरण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। या उन्नयन करना, अपने टेक्नोलॉजी को क्या करना, उन्नयन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक। क्यों ऐसा उन्नयन करने की जरूरत पड़ती है, तो सैन्य क्षमता में वृद्धि करें, शत्रु देश से स्वयं की रक्षा करने की जरूरत होती है। तो मॉडर्नाइजेशन इंसान क्यों होगा, क्यों मॉडर्नाइजेशन को लेके आएगा। पहली बात कि समय के साथ चलने के लिए, अगर पिछड़ जाएगा तो टेक्नोलॉजी पिछड़ जाएगा और लोग शत्रु देश या जो उग्रवादी हैं, नक्सलवाद हैं, ये सब हमारे लिए चुनौती उभरेंगे, लेकिन वो हम चुनौती उभरते हुए डोमिनेंट नेचर में रहेंगे अगर हम मॉडर्नाइजेशन नहीं कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ रहे हैं। केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं आता इसमें, मॉडर्नाइजेशन में केवल ऐसा लगता है ना कि आधुनिक हथियार दे दो तो मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, नहीं सर। इसमें हर 360 एंगल से देखा जाएगा, सिर्फ 360 एंगल में मॉडर्नाइजेशन चाहिए, आधुनिकीकरण चाहिए। कैसे चाहिए रक्षा में, इस पे डीकेडी करने की बात बनती है। तो देखो, अगर रक्षा की मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है तो क्यों है। पहली बात की आए दिन तकनीकी चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी से, जहां भी टेक्नोलॉजी होगी, हमने हमेशा बताया है, वो एफिशिएंसी बढ़ा देती है, दक्षता बढ़ा देती है। तो पहला टेक्नोलॉजी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी में क्या क्या होना चाहिए, ये भी बात अब आना चाहिए, आ जाएगा। तो इफिशियंसी बढ़ा देती है, तो टेक में क्या क्या आएगा, टेक्नोलॉजी से हमारे क्या होगा। तो टेक्नोलॉजी से रक्षा में पहली बात कि हथियार भी टेक्नोलॉजी हो, जैसे नाइट में देखने के लिए गॉगल हो, ठीक है, साथ में इंफ्रारेड रेडिएटेड हो कि टारगेट हीट एंड किल किया जा सके, ऐसा कुछ करके टेक्नोलॉजी हथियार हो सकते हैं, ठीक है। सीमा टेक्नोलॉजी युक्त हो, सीमा सुरक्षा में भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजी का हर एक फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन रक्षा की बात कर रहे हैं, केवल रक्षा के फील्ड में टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो हथियार में हो गया, सीमा सुरक्षा में हो गया। हमें प्लेटफॉर्म भी कैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी युक्त चाहिए। प्लेटफॉर्म या मंच, जैसे कि सारे हमारी सूचना एक जगह मिले, ठीक है, सूचना मिले, और जो अपडेट हो वो अपडेट के बारे में एक जगह प्लेटफॉर्म पे मिले। तो तमाम तरीके के टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा सकता है। तो पहला में मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, कि मॉडर्नाइजेशन हमारे रक्षा में तीनों सेनाएं हैं, जो सेना है उन तीनों सेना के उपकरण में होना चाहिए, उपकरण मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। सोच में भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, तीनों सेना की बात कर रहे हैं, सोच में भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। लेस टेक्नोलॉजी से लेस तो हम पहले ही बात कर रहे हैं, ये तीनों सेना में भी होना चाहिए। तो तीनों सेना में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, उपकरण होना चाहिए। फिर क्या, सामंजस्य बैठाने के लिए ये सेना का मतलब
जो हमारा शत्रु देश है, शत्रु देश से समन शत्रु देश से मुकाबला करने के लिए कदम ताल के साथ होना चाहिए। या कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सेना चीन बहुत अच्छा उपकरण रखा है या बहुत बढ़िया हथियार रखा है और भारत क्या 1980 के दशक वाले हथियार को लेके यूज कर रहा है। तो जब इन दोनों की भिड़ंत होगी तो क्या एक दूसरे को एक तरफा ये युद्ध हो जाएगा, क्योंकि चीन टेक्नोलॉजी से युक्त है और भारत नहीं है। तो हमेशा शत्रु देश के मुकाबला करने के लिए हमेशा क्या हो, टेक्नोलॉजी का कदम समय समय पे परिवर्तन करके या समय के अनुसार समय अनुकूल हथियार यूज करना चाहिए। यही सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो ये उपकरण सोच, ये टेक्नोलॉजी की बारे बात हो गई। तो रक्षा की हम देखो ये कह रहे हैं कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में क्या, रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना, मतलब तकनीकों को, प्लेटफॉर्म को उन्नयन करना, उन्हें अपनाना, तकनीक और प्लेटफॉर्म का उन्नयन करना और अपनाना, किसी देश की सैन्य क्षमता और शत्रु देश की स्वयं की रक्षा करने की दक्षता को दर्शाता है। तो मॉडर्नाइजेशन हमेशा अपनी क्षमता को विकास करता है कि कैसे, कितनी इफिशिएंसी से हम क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, शत्रु देश से मुकाबला कर सकते हैं। ये साथ ही मॉडर्नाइजेशन क्या है, खतरे की आशंका, जो परिचालन संबंधी चुनौतियां हैं और तकनीकी परिवर्तन पे आधारित एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा ही नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन आज हम कर दिए तो मॉडर्नाइज हो गए, वो एक दशक के बाद वो चेंज हो जाएंगे सारी चीजें। तो हम हमेशा ध्यान रखना कि इसके तहत क्या होता है, बाजार से नवीनतम सैन्य हार्डवेयर जैसे सैन्य उपकरण, मशीनरी प्राप्त करने के साथ साथ इनकी स्वदेशी विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा ही नहीं है कि केवल उन्नयन की बात होगी, ठीक है ना, उन्नयन की बात नहीं होगी। उन्नयन के साथ साथ इसमें स्वदेशीकरण पे भी, इंडिजनाइजेशन वर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं, इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या, इंडिजिनाइजेशन का मतलब कि इंडीकरण या भारत में ही निर्माण किया जा रहा है। तो इनके स्वदेशी विनिर्माण पे भी ध्यान दिया जाएगा। इतना बात तो ध्यान में आना चाहिए। अब बात उठता है कि आधुनिकीकरण क्यों आवश्यक है, क्यों पीछे हम पागल हैं कि रक्षा का आधुनिकीकरण करना चाहिए। भाई आप इतना तो हम लोग डिकेडी कर चुके हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि प्रशांत क्षेत्र से लेके मतलब पैसिफिक, देखो पैसिफिक और जैसे ये इंडिया है तो ये इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन के बाद इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पैसिफिक से भी कनेक्ट है, इंडियन ओशन पैसिफिक से भी कनेक्ट है और यहां से ट्रेड भी होता है। तो पैसिफिक और इंडियन दोनों क्षेत्रों को क्या करना, सुरक्षित करना है। तो सामरिक चुनौतियां लेके किसको है, इंडियन ओशन को लेके है, पैसिफिक को लेके भारत के सामने है। तो जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं होगा, मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, तो हम इस क्षेत्र का कभी भी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे क्वाड हमारा बनने का मतलब क्या था, क्वाड इन्हीं रीजनों का जो इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, इन रीजन को सुरक्षित करने का मतलब था। चीन का दबदबा बढ़ रहा था, उसको प्रति संतुलित करने का मतलब था। तो आधुनिकीकरण आवश्यकता क्यों है, तो पश्चिमी प्रशांत से लेके हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण सामरिक परिवेश है, इसलिए जरूरी है। हमारे पास देखा जाए तो पनडुब्बी, ड्रोन जैसे उपकरण क्या है, अपर्याप्त संख्या में है, इसलिए हम लोग ड्रोन रेगुलेशन लेके आए, ठीक है, उसमें चेंज किए, ड्रोन को स्वदेशीकरण के लिए बढ़ावा दिया गया, पनडुब्बी भी बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास पनडुब्बी, ड्रोन जैसे आधुनिक तकनीकी से लैस उपकरणों की क्या है, अपर्याप्त संख्या है, मतलब बहुत कम संख्या है। युद्ध की प्रकृति है वो बदलते जा रहे हैं, मतलब युद्ध की टेक्नोलॉजी अब ऐसा हमेशा व्यक्त किया जा रहा है कि मानव नरसंहार, जो एक रक्त गिरे बिना, एक रक्त की बूंद गिरे बिना अब लड़ाई हो सकती है। और वो लड़ाई कैसा हो सकता है, साइबर युद्ध हो सकता है, अंतरिक्ष युद्ध हो सकता है। ये नए डायमेंशन है। अगर साइबर युद्ध हो गया, अंतरिक्ष युद्ध हो गया,
तो समझो कि सबके क्रियाकलाप ठप हो जाएगी और इससे सबसे ज्यादा हानि होगी किसी देश को। तो अब हम क्या, वो जो पुरानी धर्रा है, पुराने युद्ध है, उसको लेके अगर बैठे रहेंगे, इस क्षेत्र में अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, क्योंकि युद्ध की प्रकृति बदल रही है, स्वरूप बदल रहा है। अब साइबर सुरक्षा आ गया, साइबर युद्ध आ गया, अंतरिक्ष युद्ध आ गया, ठीक है। सैन्य, जो भी सैन्य प्रौद्योगिकी है, ठीक है ना, उनके लिए अनुसंधान और विकास क्षमताओं के निर्माण के लिए मॉडर्नाइजेशन जरूरी है। जब भी हमें किसी रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च हो या डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इन दोनों में हमें क्या चाहिए? मॉडर्नाइजेशन मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए हमेशा। तभी हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट भी क्या होगा, अच्छा, अच्छी तरफ से अच्छी दिशा में बढ़ सकता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आना चाहिए। अब समवर्ती, जैसे सीमावर्ती है, चाइना है, पाकिस्तान है, इनसे भी खतरा रहता है, ठीक है। और चीन का दबदबा देख ही रहे हो कि चीन तेजी से क्या कर रहा है, वहां पे अपने बॉर्डर सेक्टर पे निर्माण कर रहा है। तो इसमें हमें आधुनिकीकरण की जरूरत है। अगर आपदा आ गया, आपदा रिस्पॉन्स करना है, तो उसमें हमें मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। मशीन, निकासी के लिए मशीन चाहिए। जो देखते हो कि मलबा हटा रहा है, तो वो अच्छे अच्छे मशीन आ गए हैं। अब तो ये पता चल जाता है, ऐसे मशीन आ गए हैं कि इसके नीचे कितने इंसान दबे हैं, फटाफट उसको लोकेट करके वहां से मशीन द्वारा हटाया जा सकता है। तो अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो टेक्नोलॉजी को अपनाना मतलब कि हमेशा टेक्नोलॉजी अपनाने मतलब हमारी क्षमता आप विकसित करेगी, ये मालूम है, हमारे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होगा। तो एक दृष्टिकोण जरा सा हम सोचते हैं कि दृष्टिकोण रख के क्या, कि देखो हम बात कर रहे हैं कि आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्या है। तो हमारे पास जितनी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों से निपटना है। जैसे अगर हम कहें कि रक्षा के क्षेत्र में डीकेडी कर चुके हैं, बेसिक कर चुके हैं, तो बेसिक कर चुके हैं, तो सुरक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देखो। चुनौतियों को हमने बताया था सुरक्षा के में, आंतरिक सुरक्षा में देखा था चुनौतियां, या सुरक्षा में चुनौतियों की बात किए थे ना। सामाजिक है, ठीक है, वाद है, तस्करी है, याद दिलाएं, तस्करी है। फिर से हमने कहा था ईक हो सकते हैं, सारे प्रकार के ईक हो सकते हैं। और फिर हमने बताया था कि टेक्नोलॉजी से हो सकता है जुड़ा हुआ, आर्थिक हो सकता है चुनौती, सामरिक चुनौती हो सकता है, सामरिक चुनौती हो सकता है। फिर हमने क्या बताया था, फिर हमने इससे कूटनीतिक रूप से विफलता बताया था। तो ये सारे चुनौतियां हो सकती है ना भाई, तो इन चुनौतियों का निराकरण इन मॉडर्नाइजेशन के द्वारा ही किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते हम। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, डीकेडी कर चुके हैं, तो हमें बस इस पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन चीज को रिलेट करना। अब जरा मॉडर्नाइजेशन का दूसरा डायमेंशन से देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन का दूसरा डायमेंशन हो सकता है क्या, कि आधुनिकीकरण में हमेशा टेक्नोलॉजी आएगा, और टेक्नोलॉजी को हमने बताया कि दो स्तर पे बहुत बढ़िया टेक करता है। एक तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करता है, ऑप्टिमाइज, अनुकूलतम उपयोग करेगा, ठीक है, जो एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, ठीक है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करेगा। और दूसरा क्या, आपकी दक्षता बढ़ा देगा, इफिशियंसी बढ़ा देगा। पहले आप अपनी सीमा को केवल 40% ही प्रोटेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी से हो तो आपकी दक्षता 90% से 99% तक हो सकती है। तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग और दक्षता हमेशा टेक्नोलॉजी बढ़ाती है, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी वर्ड किससे जुड़ा है, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन से। आई होप कि आप लोग मेरे पॉइंट समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए। अब चलते हैं आगे कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। देखो, रक्षा का मॉडर्नाइजेशन करने से क्या है, पहला उत्पादन जो है, रक्षा का उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिए कदम उठाया कि रक्षा का उत्पादन, जो भी रक्षा उपकरण है, उनका उत्पादन कहाँ किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। मेक इन इंडिया लाने का तर्क 2014 में यही था, स्वदेशीकरण को ही बढ़ावा मेक इन इंडिया था, ठीक है। तो रक्षा उत्पादन और निर्यात नीति लेके आया गया 2020, रक्षा अधिकरण प्रक्रिया 2020
लेके आया, सृजन पोर्टल लेके लॉन्च किया गया। किसके लिए? ये सब रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिए लॉन्च किया गया। रक्षा और औद्योगिक लाइसेंस से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कर दिया गया? जो भी डिफेंस इंडस्ट्री है, ठीक है, औद्योगिक डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री हैं उनको लाइसेंस इजिली दिया जाने लगा। भाई चलो तुम इंडिया में ही बनाओ। तो रक्षा उत्पादन और स्वदेशीकरण के लिए बढ़ावा दिया गया, पहली बात भारत सरकार द्वारा। और मेक इन इंडिया लिख सकते हो। फिर क्या? सैन्य संगठन में सुधार किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गठन किया गया। और ये सीडीएस, ध्यान रखना सीडीएस क्या है कि कोई भी हमारे रक्षा में या सुरक्षा में किसी उपकरण का चाहिए, किसी हथियार का हमको क्या करना, अधिग्रहण करना है, तो इसको मेन रखा गया कि हाँ ये बताएगा कि इसको चाहिए। हमें हेलीकॉप्टर नहीं है तो हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें जहाज कितने चाहिए, ये सारी चीजें के लिए चाहिए। तो सैन्य संगठन में सुधार के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन किया गया। यही नहीं किया गया रक्षा, दूसरी बात है इंटीग्रेटेड। हमें कहते हैं ना कि एकीकृत करके कोई भी काम करते हैं तो वो ज्यादा क्या होगा, दक्ष होता है। कभी भी एकीकृत होकर काम करेंगे, समूह में करेंगे तो दक्षता पूर्वक कार्य होगा। मतलब कि एक काम को कोई एक आदमी करे और कोई 10 लोग मिलके करे और 10 तरीके से करे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उस काम का। एक आदमी अपनी ही मोनोपोली वाला काम करेगा, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि एकीकृत होगा। दूसरा है बेहतर प्रबंधन के लिए सैन्य मामलों के नए विभाग, मतलब थिएटर कमांड का भी गठन किया गया। और सैन्य मामलों के लिए नए विभाग डिफेंस मिनिस्ट्री में खोला गया। तो सरकार द्वारा ये कदम किया गया मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि अब वही पॉलिसी नहीं रह गया। अब ऐसा समय नहीं है मतलब कि केवल थल सेना या जल सेना या वायु सेना केवल एक एक करके लड़े। जहां पे जरूरत हो तीनों को एकीकृत करने की जरूरत थी। और यही कारण है, हमने बताया यही कारण है चाइना, अमेरिका, जर्मनी, ठीक है, ये फ्रांस, ये आपका रसिया, इन सब ने क्या कर दिया है, अपने हर एक मतलब जो टेरेस्ट्रियल मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना को एकीकृत कर दिया। तो भारत भी जब आगे अपनी सुरक्षा बढ़ाना है, विश्व गुरु बनने का इच्छा जाहिर कर रहा है तो एकीकृत तो करना पड़ेगा। तो वो एकीकृत किया गया। थिएटर कमांड का गठन किया जा रहा है। थिएटर कमांड क्या होता है, तो थिएटर कमांड हम देखेंगे डिटेल में। तो सरकार द्वारा इतने कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी बात समझ में आ रहा है। रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण में आने वाली चुनौतियां क्या क्या है? तो भाई सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि निर्णय लेने में धीमी प्रक्रिया है। हम अभी क्या कर रहे हैं, किसी को सोच रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन अपनाएं, किसी उपकरण को अपनाएं, मॉडर्नाइजेशन करें, उसको निर्णय करते करते हमारा 7 से 9 वर्ष हो जा रहा है। और जैसे ही वो हम 7 से 9 वर्ष में अभी जो जिस टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं वो 7 से 9 वर्ष में अलग टेक्नोलॉजी आ जा रही है, तो फिर से हम पिछड़ जा रहे हैं, फिर प्रक्रिया हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कि भाई यहाँ पे रक्षा में हमेशा देखो भारत सरकार का ही केवल सरकारी कंपनी ही काम करती है, जबकि अगर किसी को मॉडर्नाइजेशन बनाना है तो प्राइवेट कंपनी के साथ काम करना होगा, तो पीपीई आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र सीमित विनिर्माण क्षमता है, सामर्थ्य है, निजी क्षेत्र की भागीदारी का अभाव है। तो सरकारी क्षेत्र में ये भी चुनौती है कि सरकारी वही अपना धीरे धीरे काम, अरे सरकारी है कोई टेक्नोलॉजी का नहीं, जबकि निजी क्षेत्र हमेशा क्या करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं, मॉडर्नाइजेशन के साथ चलते हैं। तो हमेशा भागीदारी होनी चाहिए, पीपीपी आधार पर रक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जाके सरकार कर रही है। अनुसंधान और विकास में निवेश का अभाव है। रिसर्च और डेवलपमेंट में हम 1% के करीब खर्च कर रहे हैं। ठोस रक्षा औद्योगिक आधार का अभाव है। मतलब डिफेंस, इंडस्ट्रियल डिफेंस की बात करें कि अब कॉरिडोर खोलना स्टार्ट हुआ, अभी हुआ उत्तर प्रदेश में एक खोला, ठीक है, तमिलनाडु में दूसरा खोला। तो 2 डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोला गया। तो हमारा कोई ठोस है ही नहीं आधार। भविष्य में युद्ध की प्रकृति पे सीमित संवाद रहता है। भाई हम क्या मोनोपोली मतलब मोनोटोनस होके जाते हैं। हम देख रहे हैं कि इस समय नई नई
प्रकृति आ रही है, टेक्नोलॉजी आने की वजह से इसकी डायमेंशन क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। युद्ध की प्रकृति हो रही है, जैसे कि पहले क्या आमने सामने की लड़ाई होती थी ना, अब आमने सामने की लड़ाई नहीं है, अंतरिक्ष की लड़ाई है। अंतरिक्ष युद्ध हो जाएगा, आपके सारे उपग्रह बंद कर देंगे, ना टीवी चलेगा, नेट चलेगा, आप मतलब इतने टेक्नोलॉजी से इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर बैठ जाएगा सारा सिस्टम आपका। और अंतरिक्ष सोचो, अंतरिक्ष पे हमला कर दिया, आपके सारे उपग्रह ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त करने के बाद वो आपको पैरालाइज कर देगा, सोचना इधर उधर जाएगा नहीं और मन मुताबिक किसी भाग पे अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। वैसे ही साइबर युद्ध हो सकता है। तो ये नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, आए 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 दिन नए नए डायमेंशन इसमें भी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो उस पर सीमित संवाद हो रहा है, जबकि हमें उभर के आना चाहिए कि भाई इनको भी सुरक्षित करना है, ठीक। तो आगे की राह क्या हो सकता है, जैसे रामाराव समिति ने सुझाव दिया था क्या, कि बोर्ड ऑफ रिसर्च फॉर एडवांस डिफेंस साइंस ब्रैड्स के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। अर्थात बोर्ड ऑफ रिसर्च एंड एडवांस डिफेंस साइंस क्या करें, वो नवाचार हमेशा लेके उपयोग करें, टेक्नोलॉजी से युक्त हथियार वगैरह बनाए और सजेस्ट करें। फिर निजी क्षेत्रों को हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा मॉडर्न रहते हैं, हमेशा तकनीकी युक्त काम करते हैं, क्योंकि इनको पैसा लाभ कमाने का मतलब है। और जहां भी टेक्नोलॉजी आएगी एफिशिएंसी बढ़ा देगी, संसाधनों का उपयोगिता बढ़ा देगा, तो वहां पे लाभ मिलने की गुंजाइश ज्यादा रहता है। फिर प्रगति की तेजी लाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन की प्रगति में तेजी लाने के लिए 5 आईज का अवधारणा दिया जा सकता है। 5 आई का मतलब कि आइडेंटिफाई करना, इंक्यूबेट करना, इनोवेट करना, इंटीग्रेट करना और इंडिजेनाइजेशन करना। पहचान करना, इंक्यूबेट करना, इनोवेट मतलब नॉन मेस करना, इंटीग्रेट मतलब एकीकृत करना, इंडिजेनाइजेशन मतलब स्वदेशीकरण करना। ये 5 आई हमेशा अपनाना है। ये भी 5 आई क्या अच्छा है। 5 आई कहाँ यूज कर सकते हैं, ये जब डीकेडी करेंगे देख लेंगे। लेकिन आप भी सोचना 5 आई कहाँ हम यूज कर सकते हैं ना। उद्योग, रक्षा, अकादमिक जुड़ाव का विकास किया जाना चाहिए। उद्योग का रक्षा अकादमी के साथ जुड़ाव किया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। मानव संसाधन की क्षमताओं का विकास करना चाहिए, कौशल विकास करना चाहिए, एकीकृत करना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है थिएटर कमांड, जो कि थिएटर कमांड है क्या। तो इतना जान लेते हैं कि थिएटर कमांड हमारा अभी तक अगर देखा जाए न्यूज में कहाँ रहा है, तो वर्तमान में मौजूदा एकल सेवा कमांड मतलब एकीकृत कमांड को लेके 4 भौगोलिक कमांड में रखा जाएगा। केवल 4 भौगोलिक, कौन कौन, तो पश्चिमी थिएटर कमांड बनाया जाएगा जो पाकिस्तान संलग्न सीमा के लिए होगा, पश्चिमी थिएटर कमांड बनाया जाएगा। एक उत्तरी थिएटर कमांड बनाया जाएगा, चीन से संलग्न सीमा पे होगा। ऐसा बताया गया कि थिएटर कमांड कहाँ बनाया जाएगा, तो पश्चिमी थिएटर कमांड बनाया जाएगा, पाकिस्तान के जो सीमा है लग रहा है वहां पे बनाया जाएगा। उत्तरी थिएटर कमांड कहाँ पे बनाएगा, नॉर्थ में, जहां चीन की सीमा लग रही है वहां पे बनाया जाएगा। एक समुद्री कमांड बनाया जाएगा, हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए समुद्री कमांड बनाया जाएगा। एक द्वीपीय कमांड बनाया जाएगा जो कि ये अभी क्रियाशील है, अंडमान निकोबार में बनाया जाएगा। ये भी क्या, हिंद महासागर की भारत की क्षमता विकसित करेगा। कौन, द्वीपीय कमान। तो द्वीपीय कमान अब सक्रिय हो गया है, क्रियाशील है, लेकिन ये 3 कमान हमारे बनाने की बात चल रही है थिएटर कमांड की। और थिएटर कमांड का मतलब क्या, बात समझ लो। यहाँ पे थिएटर कमांड है क्या, क्या है थिएटर कमांड, तो एकीकृत थिएटर कमांड का आशय जो इंटीग्रेटेड बोलते हैं ना, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, आईटीसी बोलते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड मतलब एकीकृत थिएटर कमांड का आशय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एकल कमांडर के अधीन तीनों सेनाओं को एकीकृत कमांड में रखने की बात कही जा रही है। मतलब थिएटर कमांड क्या है कि जो भी हमारा भौगोलिक सीमा है, महत्वपूर्ण भौगोलिक सीमा, जैसे जहां पे पाक का लग रहा है, पाक वाला सीमा पे क्या कर दिया जाए कि एक कमांडर बना दिया जाए, एकल कमांडर, कोई एक कमांडर होगा, उस कमांडर के अंदर में ये तीनों सेना होगी। कौन, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों एक होगा। जो ये बॉर्डर लग रहा है ना, एक में सीमा में होगा।
तो मतलब तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान को रखने में से है। तो एक कमांडर क्या करेगा, इन तीनों का उपयोग कर सकता है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना का। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमान समझ में आ रहा ना, कि तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान को रखने की बात किया जाता है, एक कमांडर होगा, नियुक्त होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आना चाहिए। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमान कहां पे खुलेगा, पश्चिमी पे, ठीक है, उत्तरी में, ये हमने बताया ना आप लोगों को, पश्चिमी थिएटर कमान, उत्तरी थिएटर कमान, समुद्री कमान और द्वीप कमान। पांचवें और छठवें कमान भी बन सकते हैं, हवाई क्षेत्र का एक हो सकता है, साइबर युद्ध, हवाई क्षेत्र तथा साइबर युद्ध पांचवें और छठवें हो सकते हैं। हवाई क्षेत्र का एक कमान होगा और साइबर युद्ध के लिए एक कमान होगा, ये हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो इतनी थिएटर कमान क्या है, इसको बाद में समझ में आ गया थिएटर कमान क्या है। तो थिएटर कमान क्या करेगा कि तीनों सेनाओं का, मतलब थल, जल और वायु, तीनों सेनाओं का एक कमांडर होगा, पहली बात, ठीक है, एक कमांडर होगा और ये कमान करेगा, इनका एक कमांडर होगा, उसी को थिएटर कमान बोला जाता है, ठीक है। तो थिएटर कमान का जो कमांडर होगा अपनी क्षमता के अधीन किसी भी विपरीत, जो कमांडर है, विपरीत परिस्थिति में सरलता से तीनों सेनाओं के जो सैन्य बल हैं उनके आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता क्या करेगा, सुनिश्चित करने में सक्षम होगा, जितने में इनके संसाधन चाहिए वो सुनिश्चित करेगा, ठीक है। और जहां भी इंटीग्रेटेड रूप से हम कार्य करेंगे वहां पे सफलता ज्यादा मिलने की चांसेस है, इसलिए हमने इसको, जहां पे हमारा सुरक्षा का ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जो क्षेत्र रखता है, वहां पे थिएटर कमान बनाने की बात चल रही है, ठीक है। और एक थिएटर कमान बनाया भी जा चुका है। एकीकृत थिएटर कमान के विचार को कारगिल समीक्षा समिति ने भी बोला था, और डीबी सेकटकर समिति, कारगिल समीक्षा समिति और डीबी सेकटकर कमेटी, ये दोनों ने सुझाव दिया था कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमान बनाया जाना चाहिए, दोनों ने बोला था, और उसी सिफारिश को मानते हुए बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट यहीं से कर सकते हैं, इंट्रो से। थिएटर कमान के गठन से क्या क्या लाभ होगा, तो भाई चीन की मुकाबला कर सकते हैं, पाकिस्तान की मुकाबला कर सकते हैं, बोलो, हिंद महासागर और पैसिफिक महासागर को सुरक्षित रखने में होगा, विभिन्न बलों के बीच में तालमेल बेहतर होगा, सैन्य खरीद में तेजी आएगी, क्योंकि एक ही कमांडर उसके सारे चीजों को देखता रहेगा, ठीक है, तेजी आएगी, बलों के बीच में वित्तीय रूप से कुशल बनाने में क्षमता मिलेगा, मतलब कि आधुनिकरण होगा, आधुनिक हथियार वगैरह सारी चीज होंगे। तो ये हम थिएटर कमान के लाभ बता सकते हैं। थिएटर कमान की से चुनौतियां क्या है आने वाली, तो भाई थिएटर कमान जैसे पहली बार ऐसे आ रहे हैं तो उनकी सीमित अनुभव होगा, तो उस अनुभव में मतलब हो सकता है कि कुछ इंटीग्रेटेड किया जा रहा है थल, जल और वायु को, तो चुनौतियां होंगी, इनके बीच में अनुभव ही नहीं है। अभी हमारे यहाँ सीमित थिएटर कमान एक ही अभी अंडमान निकोबार बना है, तो सीमित अनुभव की वजह से हमारी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। कमान की अस्पष्ट संरचना है, मतलब जो कमान में भाई तीन तो बोले कि थल, जल और वायु होना चाहिए, ऐसा हमने बोला, और तीनों की कौन किसको रिपोर्ट करेगा ऐसा बात नहीं कहा गया। थल सेना किसको रिपोर्ट करेगा, जल सेना, सब अपने में टेंशन में रहेंगे कि हम अपने को, तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कैसे इंटीग्रेटेड रूप से काम करेंगे, ये कमान का स्ट्रक्चर ही अभी नहीं हुआ है। और हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास संसाधनों की भारी कमी है, हम पुराने जेट से लड़ रहे हैं आज भी। अभी जाके सुखोई आया है फ्रांस से, सुखोई अभी आया है, मतलब वो भी जितना चाहिए उतना है नहीं। तो इंडियन एयरफोर्स के पास संसाधनों की कमी है, ये भी हमारी चुनौती है। अंतर सेवा प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, भाई सब चाहेंगे कि थल चाहेगा कि बजट जो रक्षा बजट है उसका सबसे ज्यादा एलोकेट हमें हो, जल चाहेगा कि हमें एलोकेट हो, वायु चाहेगा हमें एलोकेट हो जो बजट में आए तो अधिक हिस्सा प्राप्त करने की होड़ लग जाएगी, तो ये भी चुनौती हमारे लिए है। थल सेना की प्रभुत्व की धारणा, थल सेना हमेशा डोमिनेंट रहता है, तो ये जहां भी इंटीग्रेटेड होगा वहां पे थल सेना क्या चाहेगा, डोमिनेट होना चाहेगा, तो ये हमारे लिए चुनौती हो जाएगी। तो ये सारी चुनौतियां हैं। अब जरा सा तीसरा हम चले, चीफ ऑफ डिफेंस
स्टाफ के बारे में बात करते हैं। ये भी एक नया डायमेंशन है, नया है। तो अभी तक हमने क्या क्या बात की है? मॉडर्नाइजेशन की, रक्षा की बात की, क्यों जरूरी है, या टेक्नोलॉजी बोल दिया जाएगा तो मॉडर्नाइजेशन की बात की। दूसरी बात हमने थिएटर कमाल की। अब तीसरा बात करने जा रहे हैं सीडीएस के बारे में। तो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं, और सेकंड चीडीएफ हमारे सीडीएस नियुक्त भी हो चुके हैं, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो सीडीएस क्यों इतना हवा में रहता है या न्यूज में रहता है, इतना क्या है इसमें, क्यों? तो सीडीएस का मतलब सशस्त्र, जितने सशस्त्र बल के बीच में दक्षता एवं समन्वय बढ़ाने और दोहराव को कम करने के लिए गठित किया गया है। मतलब कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए सीडीएस क्या करेगा? तो पहले कोऑर्डिनेशन बढ़ाएगा। कोऑर्डिनेशन बढ़ाएगा मतलब समन्वय बढ़ाएगा। कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए पहला काम करेगा सीडीएस का पद। दूसरा क्या करेगा कि दोहराव को कम करेगा। दोहराव को कम करेगा। अब दोहराव को कम करने का मतलब क्या? मतलब कि हम कैसे बताएं आपको इस चीज को कि दोहराव को कम करेगा। दोहराव को कम करेगा जैसे कि हमारा, एक बात कर लेते हैं, इस पे बात करना जरूरी है। हमने कहा कि तीनों सेना के अगर चीफ हो जाएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेना का, थल, जल और वायु का, तो हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। इंटीग्रेटेड होगा तो हम कहीं मान लो कि थल सेना हमें मालूम है कि यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है, थल सेना को, ये ऊपर वाले को मालूम है जो तीनों को देख रहा है, थल सेना को भेज रहे हैं, तो हम इस क्षेत्र में वायु सेना को निगरानी के लिए ना भेजें, क्योंकि हमें मालूम है जब कोऑर्डिनेशन होगा तो थल और वायु सेना के बीच में पहले क्या था कि तीनों अपने अलग अलग काम कर रहे थे, थल, जल, वायु। तो निगरानी के लिए यहाँ पे वायु जा रहा है, थल भी जा रहा है, तो यहाँ पे दोहराव हो रहा है। भाई थल सफिशिएंट है, वायु सेना कर सकती है, वायु सेना भी करती है। तो दोहराव को कम करने के लिए, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच रखने का यही तो फायदा है कि दोहराव कम होगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। थल जल को जानेगा, जल कहाँ है, वायु कहाँ है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सीडीएस इसीलिए पद आया, सीडीएस पद की जो दक्षता है वो बढ़ाया जाए। क्या सीडीएस पद क्या करेगा? अब जरा सा देखो, हम इसके नाम से ही निकालेंगे। सीडीएस पद में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बढ़ाएगा, मतलब समन्वय बढ़ाएगा, समन्वय बढ़ाएगा। डी फॉर दक्षता बढ़ाएगा, दक्षता बढ़ाएगा। और एस फॉर सिस्टमेटिक होगा, मतलब दोहराव कम करेगा, दोहराव कम करेगा। तो नाम से ही निकालेंगे कि सीडीएस का पद तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय बढ़ाएगा, दक्षता बढ़ाएगा और दोहराव को कम करेगा। सीडीएस पद, पहले तो सीडीएस पद की बात होगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? सीडीएस पद का उद्देश्य है क्या? उद्देश्य क्या है? एम क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो देखो उद्देश्य क्या है कि जो सशस्त्र बल हैं और सिविल सेवा के बीच में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करना। मतलब कि एक गैप सा था, जो हमारे फोर्स थे, फोर्स और यहाँ पे सिविल सेवा थे, इन दोनों के बीच में एक गैप सा था कि बीच में कैसे हम एक दूसरे को, हम कोई सूचना है कोऑर्डिनेट करें या समन्वय स्थापित करें। एक गैप था, उस गैप को भरने के लिए सीडीएस को रखा गया ना। तो ये गैप को हो सकता है राष्ट्र के उच्च रक्षा संगठन में अंतर सेवा एकीकरण, जितने भी सेवा है इंटीग्रेटेड या सर्विस है, बेहतर नागरिक सैन्य समन्वय की सुविधाजनक बनाने में मदद करना, संयुक्त नियोजन और संचालन और खरीद की प्रक्रिया को मजबूत बनाना। मतलब ये जितने भी सर्विस हैं इसके अंदर फोर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उच्च रक्षा संगठन में अंतर सेवा एकीकरण, बेहतर नागरिक सैन्य समन्वय, मतलब कि बीच में ध्यान कौन देगा? यही इसी पे ध्यान रखोगे, इसी में सर्विस की जो ध्यान है वो कौन देगा? सीडीएस देगा, ठीक है। तो एम ये था। इसका कर्तव्य क्या है, कार्य क्या है, कौन कौन से सीडीएस के कार्य हैं? तो ध्यान रखना। पहली बात कि डिफेंस में
जो हमारा डिफेंस मंत्रालय मिनिस्ट्री है, उसमें एक डीएमए खोला गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अलायंस। एक नया भाग खुला है रक्षा में, डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या खोला गया है, डीएमए विभाग खुला है। उसका प्रमुख, इसका डीएमए का प्रमुख कौन होगा, सीडीएस होगा। सचिव के रूप में कौन काम करेगा, तो सीडीएस ही काम करेगा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में एक डीएमए विभाग खोला गया है, उसका प्रमुख कौन होगा, सीडीएस होगा। इसका सचिव कौन होगा, सीडीएस होगा। तो एक पहला होगा रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित सैन्य मामलों के विभाग खोला गया डीएमए के प्रमुख और इसके सचिव के रूप में कार्य करना, किसका, सीडीएस का। तो पहला समझ में आया कि डीएमए विभाग खोला गया, उसका प्रमुख और सचिव के रूप में कौन काम करेगा, सीडीएस काम करेगा। ठीक, अब जरा सा बात करते हैं कि तीनों जो सेना है, तीनों सेना कौन, जल, थल और वायु, तीनों सेना के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार कौन होगा, तीनों सेना के बारे में। तीनों सेना को क्या क्या चाहिए या कुछ भी चाहिए, इसको रिपोर्ट कौन करेगा, ये रिपोर्ट करेगा सीडीएस। किसको करेगा रिपोर्ट, तो रक्षा मंत्री को करेगा। जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे उनके रिपोर्ट करेगा, सलाहकार करेगा, परामर्श करेगा। जैसे जल सेना को पनडुब्बी चाहिए तो रक्षा मंत्रालय को पास कैसे खबर जाएगा, सीडीएस के माध्यम से जाएगा। ठीक है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा, तो जो भी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उसका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सीडीएस ही काम करेगा। और तीनों सेनाओं के संगठन, एजेंसियों और कमानों का प्रशासन करना, मतलब तीनों सेनाओं का, थल जल वायु सेना का प्रशासन कौन देखेगा, प्रशासन करेगा कौन, सीडीएस करेगा। किसके माध्यम से करेगा, तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के माध्यम से करेगा। ठीक, सीडीएस। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले रक्षा अधिग्रहण परिषद, जो भी रक्षा अधिग्रहण परिषद होगा उसके सदस्य के रूप में कार्य करेगा। जो भी रक्षा अधिग्रहण, जैसे अभी राफेल खरीदने की बात हुई, सुखोई की बात हुआ, तो राफेल या सुखोई अधिग्रहण करना है तो उसमें कौन अध्यक्षता करेगा, अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, रक्षा मंत्री करता है। तो उस अधिग्रहण परिषद के एक सदस्य के रूप में कौन होगा, सीडीएस होगा। और परमाणु कमान प्राधिकरण जो होता है, परमाणु कमान प्राधिकरण, जो एटॉमिक कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करेगा। ये भी ध्यान रखना है कि परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कौन काम करेगा, सीडीएस काम करेगा। बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, कि जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको सुनिश्चित कौन करेगा, यही सीडीएस करेगा। और सेवाओं के बीच संयुक्तता के माध्यम से इसे तर्कसंगत बनाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एकीकृत क्षमता विकास योजना के बाद आगे के कदम के रूप में पंचवर्षीय रक्षा पूंजीगत समान अधिग्रहण योजना, जो 5 वर्ष में एक बार रक्षा पूंजीगत समान अधिग्रहण करना हो या 2 वर्ष में सतत वार्षिक अधिग्रहण योजना होगा, उसको क्रियान्वित कौन करेगा। मतलब सिंपल से लैंग्वेज में समझो कि 5 वर्ष में क्या क्या हमें चाहिए, कौन कौन सी रक्षा को अधिग्रहण करना है, 2 वर्ष में कौन कौन सी रक्षा सामानों को अधिग्रहण करना है, इन सब को कार्यान्वित कौन करेगा, सीडीएस करेगा। तो आज जितने भी रक्षा अधिग्रहण होंगे वो रक्षा अधिग्रहण किसके माध्यम से किया जाएगा, सीडीएस के माध्यम से किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, अब जरा बात करें कि सीडीएस की आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यकता है। तो राजनीतिक कार्यपालिका को बेहतर सलाह देने के लिए चाहिए था। भाई, क्या राजनीतिक कार्यपालिका को सलाह देने के लिए कोई ना कोई चाहिए था, जिसको कहते हैं ना कि कैसे कि तीनों सेना में क्या चल रहा है, जल थल वायु में क्या चल रहा है, उसके बारे में किस चीज की कमी है, किन संसाधनों की कमी है, इनका प्रशासन कौन करेगा, प्रशासन करेगा सीडीएस। और सीडीएस सब जानता होगा इन तीनों के बारे में, और वही कमियों को कौन बताएगा, कार्यपालिका को। ठीक है, तो महत्वपूर्ण मुद्दों पे समग्र रूप से सलाह दे सकता है, रणनीतिक योजनाएं बना सकता है, हथियारों की खरीद सुनिश्चित कर सकता है, जनशक्ति का पर नियोजन कर सकता है, मैन पावर का एलोकेशन कर सकता है, संयुक्त संचालन कर सकता है। तो सीडीएस इसलिए जरूरी था, एक कनेक्टिंग लिंक के बीच काम करेगा। वो मैन पावर कहाँ एलोकेट करना चाहिए, मालूम है कि कहाँ पे जरूरी है, क्या चीज है, वो एलोकेट कर देगा।
दूसरा, जो लंबित सुधार है इसके प्रभाव को कम करने के लिए कर सकते हैं इसके द्वारा, जैसे एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण सहित जब चीफ ऑफ द स्टाफ किसी मुद्दे पर अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं तो सीडीएस मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण सहित जब चीफ ऑफ स्टाफ किसी मुद्दे पे अलग अलग विचार करें, थिएटर कमांड बनाना है, थिएटर कमांड तो मालूम है कि जल थल जल वायु तीनों एक ही कमांडर के अंदर काम करेगा। और चीफ ऑफ स्टाफ क्या होता है, चीफ ऑफ स्टाफ का कौन हेड होता है, सीडीएस होता है। तो इनके बीच में मतभेद हो जाए, थिएटर कमान और इनके बीच में जो प्रशासन देखता है, इनके में मतभेद हो जाए तो उसकी मध्यस्थ भूमिका कौन निभाएगा, यही निभाएगा। सशस्त्र बलों का एकीकरण, सीडीएस की ये प्रमुख जिम्मेदारी है कि सशस्त्र बल अलग थलग काम करने की बजाय एकीकृत होकर काम करे। तो सीडीएस हमेशा चाहेगा कि इंटीग्रेटेड रूप से काम करे। इसलिए जरूरी है लगातार परिवर्तन सुरक्षा समीकरण को ध्यान रखते हुए सीडीएस जरूरी है। खरीद को प्राथमिकता देना, सीडीएस ही समझ सकता है कि कौन सा संसाधन की जरूरत है, कौन सा संसाधन की जरूरत नहीं है। तो खरीद को किसको प्राथमिकता देना चाहिए, ये सीडीएस डिसाइड करेगा। वैश्विक समानता लाने के लिए भी हमें सीडीएस की जरूरत थी, जैसे कि इटली, फ्रांस, चीन, यूके, यूएस, कनाडा, जापान में सीडीएस के पद का पहले से ही गठन कर दिया गया है, पहले से ही। तो वैश्विक समानता के लिए तो हमने कहा कि सीडीएस की आवश्यकता क्यों है, तो राजनीतिक कार्यपालिका को बेहतर सलाह देने के लिए जरूरी है। अन्य लंबित सुधार इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, ठीक है। जो सशस्त्र बलों का एकीकरण करने में इसकी आवश्यकता है। फिर लगातार परिवर्तन सुरक्षा समीकरण को देखने के लिए इसकी जरूरत है। खरीद में किसको प्राथमिकता दें, किसको नहीं दें, उसके लिए सीडीएस की जरूरत है। वैश्विक समानता को ध्यान रखते हुए सीडीएस की जरूरत है। तो चुनौती क्या है, गठन की चुनौती क्या है, तो अन्य लंबित सुधार इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, जैसे एकीकृत थिएटर कमांड के निर्माण सहित अन्य संरचनात्मक सुधारों के बिना सीडीएस की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं कि जो थिएटर कमांड है और जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया जा रहा है, ये जब तक नहीं किया जाएगा इंटीग्रेटेड, मतलब जब तक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड नहीं आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल सुधार नहीं होगा, तीनों चीज एक साथ नहीं आएंगी, थल जल वायु, जब ये ही नहीं आएगा तो सीडीएस आना क्या है, अतार्किक लगता है, ठीक है। तो पहले तो ये थिएटर कमान है तो सीडीएस आ जाए, तो आल्दो एक ही थिएटर कमान है लेकिन सीडीएस आ गया है एक ही, लेकिन और भी तो थिएटर कमान हमारे बनाने हैं। सेना का वर्चस्व को लेके देखा जाए, थल सेना हमेशा वर्चस्व में रहता है, तो सीडीएस के कारण थल सेना हमेशा, ये सीडीएस में हमेशा ध्यान रखना कि जितने नियुक्त किए जाते हैं वो थल सेना अधिकारी, देखो ना थल सेना के होते हैं, ठीक है। अगर थल सेना का ही अधिकारी सीडीएस नियुक्त किया जाएगा तो थल सेना क्या आ जाएगा, वर्चस्व में आ जाएगा, बाकी जल और वायु सहायक की भूमिका में आ जाएंगे। तो ये भी चुनौती बताया जाता है। वर्तमान खरीद परितंत्र में खरीद आवश्यकताओं को संतुलित करने का जद्दोजहद, तो जो भी खरीदारी किया जा रहा है, जैसे 114 नए लड़ाकू विमानों के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नौसेना समानांतर क्या कर रहे हैं कि हर एक आईएएफ, वाकई आईएएफ को चाहिए संसाधन, क्योंकि बहुत संसाधन कम है। तो जैसे आईएएफ अपना मांग करेगा कि 114 हमें दे दो भाई नए लड़ाकू विमान, तो वहीं समय जल मांग लेगा, वहीं समय थल भी अपना डिमांड करेगा ना। तो कैसे संतुलित करें इसको, ये भी चुनौती है कि सब तो मांग ही रहे हैं कि हमारे पास कमी है, हमारे पास, तो किसको प्राथमिकता देना है, किसको, ये भी एनालिटिक डाटा होना चाहिए तब। तो निष्कर्ष क्या हम दे सकते हैं, निष्कर्ष क्या दे सकते हैं कि देखो भारत में सशस्त्र बलों को पहली बात एकीकरण जरूरी है, और इसमें देरी भी हो रही है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमान अभी पूरे प्रभावी रूप से आया नहीं, तो सीडीएस आ जाएगा तो इनके निर्माण में क्या होगा, तेजी आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि सीडीएस आ जाएगा तो जो भी आईटीसी हम सोचे हैं बनाने के लिए वो बनते जाएंगे, अंडमान निकोबार के अलावा भी बनते जाएंगे, ठीक है। सीडीएस क्या करेगा, आधुनिकीकरण करेगा, आधुनिकीकरण करेगा कैसे कि जो भी अधिग्रहण होगा तो अधिग्रहण में
वो नए नए टेक्नोलॉजी को क्या करेगा, सुझाव देगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो अच्छा होगा, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए कि ये सीडीएस हमारे रक्षा तंत्र को क्या करेगा, सुदृढ़ करेगा। इस तरह का हम निष्कर्ष दे सकते हैं। अब आ जाए अग्निपथ योजना। देखो, सुरक्षा से तीन चीजें जुड़ी हुई थी, एक तो मॉडर्नाइजेशन का, एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमान और एक सीडीएस, तीनों हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब आ जाते हैं अग्निपथ योजना। न्यूज में था अग्निपथ योजना, तो अग्निपथ योजना के बारे में जान लेते हैं है क्या। देखो, अग्निपथ योजना स्कीम हमारा, हम लोग को मालूम होगा अग्निपथ योजना आया था, इसमें तीनों सेनाओं के मानव संसाधन की पूर्ति के लिए अग्निपथ योजना हुआ। इसमें क्या था, टूर ऑफ ड्यूटी बोला जाता है, अल्पकालिक भर्ती मॉडल है। ये अग्निपथ योजना कैसा है, अल्पकालिक भर्ती मॉडल है या टूर ऑफ ड्यूटी बोला जाता है। ठीक है, ये टूर ऑफ ड्यूटी 2 साल पहले प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन अभी हाल ही में इसको लागू किया गया। तो इसमें ये बोला गया है कि 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक की आयु सीमा के अंदर चयनित किए जाएंगे कुछ युवा, उनको अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा। और इनका नामांकन सिर्फ कितने वर्ष के लिए रहेगा, 4 वर्ष के लिए ही किया जाएगा। नामांकन कितने वर्ष के लिए किया जाएगा, 4 वर्ष के लिए किया जाएगा। ठीक, अब 4 वर्ष के लिए किया जाएगा तो सशस्त्र बलों में इनकी एक अलग रैंक बनाई जाएगी, जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी। जो भी पहले सशस्त्र बल में एक रैंक आ रहे थे वो रैंक नहीं होगा, क्योंकि इनको 4 वर्ष के लिए ही नियुक्त किया जाएगा। ठीक है ना, अग्निवीर योजना के तहत। अब क्या होगा कि 4 वर्ष सेवा जैसे ही पूरा होगा तो अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अस्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी। जैसे ही 4 वर्ष की इनकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ मिला के इनकी अग्निवीर योजना का या अग्निवीरों की कार्यकाल समाप्त होगा 4 साल के बाद, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अस्थायी नामांकन के लिए दाखिल कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। और जितना करेंगे नामांकन, उसमें से 25%, मान लो कि 4 वर्ष में 100 लोग आए, 100 अग्निवीर आए, तो उसमें से 25% लोग का, अर्थात 25 का क्या कर दिया जाएगा, अस्थायी नामांकन में कैडर नामांकित किया जाएगा 4 वर्ष के बाद। और ये कैसे डिसाइड करा जाएगा कि 25% जो अग्निवीर को नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा, वो उनके प्रदर्शन और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पे आधारित होगा। उनके आधार पे 25% को क्या दिया जाएगा, अस्थायी नामांकन के रूप में या सशस्त्र बल में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रहा है कि क्या है अग्निवीर योजना, क्या है आपको समझ में आना चाहिए। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना ये बोलता है कि जो 17.5 से लेके 23 वर्ष के बीच में या 4 साल वर्ष के लिए तीनों क्षेत्र में हम भर्ती करेंगे अग्निवीरों को। 4 वर्ष के लिए अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। और ये बोला गया कि जितना हमारा रिक्वायरमेंट, मान लो कि 25% था, मान लो कि 25 लोग चाहिए था किसी सेक्टर में, रक्षा के सेक्टर में, तो उसके 4 गुना हम क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। रिक्वायरमेंट अग्निवीरों के 4 गुना होगा। देखने का तरीका ये भी एक हो सकता है कि 25% को क्या करेंगे, हम अस्थायी दे देंगे, तो हम उसके 4 गुना क्या करेंगे, भर्ती करेंगे अग्निवीरों को। 4 गुना अग्निवीरों को भर्ती करेंगे और 4 वर्ष तक इनकी सेवा लेंगे। 4 वर्ष तक इनकी सेवा लेंगे। ठीक है, 4 वर्ष में जो सेवा देगा, तो ये जो पहले से हमारा अस्थायी सशस्त्र बल है वैसा कुछ रैंक नहीं होगा, ये इनका एक अलग रैंक दिया जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष का जैसे ही सेवा पूरा हो जाएगा तो उसमें से 25% को अस्थायी सशस्त्र बल में क्या कर दिया जाएगा, अग्निवीरों को शामिल कर लिया जाएगा। बाकी जो 75% हैं उनको कुछ लाभ देते हुए, वो लाभ देख लेंगे क्या लाभ मिलेगा, लाभ देते हुए उनको छोड़ दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि केवल 25% को ही शामिल किया जाएगा, 75% को नहीं शामिल किया जाएगा। अब सोचो कि वैकेंसी 25% का निकालता और 25% भर्ती करता तो ठीक है, यहाँ पे 75% अधिक तो भर्ती कर रहा है, पहली बात तो यहाँ है। ठीक है,
और ये जो 25% का निर्धारण किया जाएगा वो उनके प्रदर्शन पे निर्धारण किया जाएगा जो 4 साल काम किए हैं, और उनकी वस्तु जो ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ मानदंडों पे आधारित किया जाएगा। तो प्रदर्शन और वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किया जाएगा, उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा 25% को, जो अस्थायी रूप से कैडर में नामांकित हो जाएंगे। तो बात हुआ कि इस योजना का फायदा क्या है, लाभ क्या है। तो हम 3 स्तर पे लाभ देख सकते हैं। एक लाभ देखेंगे राष्ट्र के स्तर पे, एक लाभ देखेंगे बल के स्तर पर या फोर्स को क्या लाभ होगा, और तीसरा व्यक्ति के स्तर पे लाभ क्या होगा। 3 स्तर पे हमेशा लाभ देखेंगे। राष्ट्र के स्तर पे देखें तो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगा, क्योंकि महिलाएं भी आएंगी, युवा भी आएंगे, और विविधता से युक्त होगा, 4 गुना होगा, जितना रिक्वायरमेंट है उसके 4 गुना लिया जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगा, राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देगा। क्यों कि 4 गुना लोग क्या होंगे, मतलब 25% के अलावा 75% जो हैं वो अनुशासित जीवन सीख के जाएंगे, सदाचार जीवन सीख के जाएंगे, कौशल युक्त होंगे, ठीक है, कुशल युवा होंगे। तो इसमें क्या होगा, राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक रूपांतरण संभव हो सकेगा, क्योंकि अग्नि भर्ती के लिए नागरिक आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार जाति और क्षेत्रीय संरचना को समय के साथ कमजोर करते हुए कोई भी जाति आ सकता है, तो सामाजिक रूपांतरण होगा। ये राष्ट्र को फायदा हो रहा है। सोचना, जरा डिटेल में सोचना इसको। सशस्त्र बलों को क्या फायदा होगा इससे, युद्ध की बेहतर तैयारी होगी। क्यों, ऊर्जवान बच्चे मिलेंगे, अधिक फिट मिलेंगे, विविधता युक्त मिलेंगे, अधिक प्रशिक्षित मिलेंगे, लड़ने की क्षमता रखने वाले युवाओं के माध्यम से युद्ध को बेहतर तैयारी की जा सकेगी। तो युद्ध की बेहतर तैयारी की जा सकेगी, यूथफुल प्रोफाइल होगा दूसरा, ठीक है, सैन्य बलों की प्रोफाइल को युवा बना रहेगा, तकनीकी से युक्त होगा। ये सारे युवा क्या होंगे, कौशल युक्त होंगे, तकनीकी युक्त होंगे, तो जो लड़ाई होगा उसमें हमेशा तकनीकी का पक्ष मजबूत होगा। रक्षा मंत्रालय पे वित्तीय बोझ भी कम आएगी। क्यों, ये सोचना है कि जो 25% ही लेंगे तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, ठीक। अब जरा सा व्यक्ति की बात करें, ये व्यक्ति के रूप में क्या लाभ देगा। तो व्यक्ति को जो इसमें काम कर रखे हैं उनको अनुशासन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, कौशल मिलेगा, शारीरिक फिटनेस जैसी प्रवृत्तियां क्या होगा, आत्मसात करेंगे। स्किल स्क्रीनिंग, असेसमेंट, सेट प्रमाणीकरण और डिप्लोमा, उच्चतर शिक्षा, क्रेडिट की सहायता से ऐसे युवाओं को समाज के साथ एकीकरण हो पाएंगे। तो ये एक तो बड़ी बात है कि इनको क्रेडिट दिया जाएगा हर एक चीज में, डिप्लोमा में या उच्चतर शिक्षा में, ठीक है। समय के साथ सैन्य प्रशिक्षण, टीम बिल्डिंग, मूल्यों और भाईचारे को विकसित करने में, आत्मविश्वास बढ़ाने में, बेहतर नागरिक समाज में अपने योगदान देने में व्यक्ति क्या करेगा, योगदान निभाएगा, ठीक। तो संबंधित चिंताएं क्या हैं इससे। पहले तो सैनिकों के बीच में सामंजस्य निर्माण करना बड़ा दिक्कत होगा। क्या होगा कि अग्निपथ की समय अवधि कितना है, सिर्फ 4 वर्ष है, और ये 4 वर्ष बहुत कम है, 4 वर्ष बहुत कम है सैनिकों के लिए, ठीक है। इनको लंबा प्रशिक्षण देना चाहिए, इनको लंबा प्रशिक्षण देना चाहिए, क्योंकि अगर लंबा प्रशिक्षण देंगे तभी जाके हमारा सुरक्षा टेक्नोलॉजी, सुरक्षा वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी हो पाएगी। जैसे कि एक रिपोर्ट में आया था कि जो अभी यूक्रेन और रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई, तो रसिया की तरफ से कुछ ऐसे ही थे 4 वर्ष वाले युवा, वो कुछ खास नहीं कर पाए यूक्रेन से जब लड़ाई हुई। तो इसी पे संदेह व्यक्त किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को आकर्षित करने में योजना विफल होगी। जब जानेंगे कि 4 ही वर्ष होगा तो हम क्यों जाएं, यहाँ पे हम क्यों ना जाएं जहां पे अस्थायी नौकरी मिल रही है, जैसे पुलिस, अर्धसैनिक बल, वहां पे जाएं, हम क्यों जाएं। तो जो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार होंगे वो चले जाएंगे पुलिस और अर्धसैनिक बल में, बचे हुए जाएंगे यहाँ पे, तो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार नहीं होंगे। ये भी एक चिंता है। संभावित उम्मीदवारों के प्रति अन्यायपूर्ण, इसमें क्या होगा कि 4 वर्ष के बाद कोई आगे रोजगार की तो गारंटी नहीं है, 4 वर्ष तो मिलेगा, 4 वर्ष के बाद उसको रोजगार की गारंटी नहीं होगी, ठीक है। और ये भी तो जान लें
कि जो हमारा कौशल मिलेगा, ये कौशल क्या होगा, किसी असैनिक या कॉर्पोरेट क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए, तो जो भी हमें अगर प्रमाण पत्र मिलेगा तो वो असैनिक या कॉर्पोरेट सेक्टर में वो कौशल हमारा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता है, तो वहां पे वो काम नहीं करेगा तो हतोत्साहित हो जाएंगे। ठीक, तो ये भी एक टेंशन है। प्रशिक्षण के लिए कम समय दिया गया है, जैसे पहले ही बात किया कि प्रशिक्षण के लिए कम दिया गया। ये भी बोला कि रूसी सैनिकों को यूक्रेन के युद्ध में जाने से पहले सीमित समय के लिए प्रशिक्षण दिया गया था, उन्होंने बहुत खराब प्रदर्शन किया। समाज का संभावित सैनिकरण, समाज का संभावित सैनिकरण मतलब पूरे 15 वर्ष तक सेना में सेवा करने की महत्वाकांक्षा जो था उसको क्या होगा, निराश होगा। बेरोजगारी, असंगठित अग्निवीर, अपराध, गठजोड़ या कट्टरपंथी राजनीतिक संगठनों के लालच के शिकार आ जाएंगे, तो समाज का संभावित सैनिकरण नहीं हो पाएगा। केवल 4 वर्ष होगा, वो किसी भी गठजोड़ में आ सकते हैं, कोई भी लालच दे सकता है, कोई भी भड़का सकता है। इसकी वजह से क्षेत्रीय संतुलन भी बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चुनौतियां हैं। डीकेडी करना है इस चीज पे, डीकेडी आगे की राह क्या है, राह क्या किया जा सकता है। तो योजना को जनबल के प्रबंधनों से संबंधित अन्य सुधार से जोड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ करना चाहिए कि मान लो इसमें क्या हम कर सकते हैं कि हर एक सेक्टर में इनको क्या करना चाहिए, आरक्षण या इनको प्राथमिकता देने की बात करें, प्राथमिकता देने की बात करें। जैसे कि यूएस की एक कहानी बताएं, यूएस में ऐसे हैं तो इनको क्या किया जाता है कि सरकार अपने खर्चे पे आगे की पढ़ाई सुनिश्चित कराती, तो कुछ ऐसा ही हो जाए। अगर आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, बीटेक करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट मैनेजमेंट में करना चाहे, तो सरकार उसका वहन करे, कुछ ऐसा करे। तब लोग जागरूक होंगे कि चलो 4 साल के बाद हमें सरकार पढ़ाने के लिए भी खर्चा ले लेगी, खर्चा भी कम होगा, हम अच्छे स्कूल से पास आउट भी हो सकते हैं। साथ ही योग्यता पर आधारित एक अधिक कठोर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा शुरू की जानी चाहिए, जिसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक शामिल करना चाहिए। सुनिश्चित करने के लिए कि उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि अग्निपथ योजना के भारतीय सेना की रेजिमेंट संबंधी संरचना को विरूप न करे। तो ये अलग बात है। गहन प्रशिक्षण और नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर, मतलब प्रशिक्षण पे ध्यान देना चाहिए। तो जितने हम पीछे बताए थे कि क्या चुनौतियां हैं, उन सब चुनौतियों पे दे सकते हैं हम। ये कभी आगे की राह किसी के ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए, कभी नहीं पढ़ना चाहिए, अपने से बनाना चाहिए, क्योंकि वो ही साथ देगा। कभी किताबी कीड़ा बनने की कोशिश मत करना, चुनौतियां देखना, चुनौतियों पे ही निष्कर्ष देना, और दे लोगे। नहीं दे पा रहे हो तो फिर से स्किल डेवलपमेंट करो। 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे, तो इनमें से कई सशस्त्र बल में चयनित हो जाएंगे, 25% हो जाएंगे। शेष के लिए क्या होगा, लगभग 12 लाख रुपए का एक वित्तीय पैकेज मिलेगा और वो नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे। जो 75% होंगे उनको क्या करेंगे, 75% को 12 लाख वित्तीय पैकेज मिलेगा। उनके लिए जो उद्यमी बनना चाहते हैं उनको बैंक ऋण को प्राथमिकता दिया है। उनके लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं, कक्षा 12 के समकक्ष प्रमाण पत्र और आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए जो काम करना चाहते हैं, ऐसे युवा को सीएपीएफ, असम राइफल, अनेक राज्यों की पुलिस और सहायक बलों में भर्ती में क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, कानून और व्यवस्था आदि समेत में कई पहलुओं में ठोस कौशल और कार्य अनुभव प्राप्त होगा इनको। प्रमुख कंपनियों और क्षेत्रों ने घोषणा की है कि वो कुशल और अनुशासित अग्निवीरों को भर्ती में प्राथमिकता देंगे, तो ये भी फायदा मिलेगा। अब आ जाते हैं अग्निवीर के अलावा रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, ऐसा आत्मनिर्भरता की क्यों जरूरत है, तो सुरक्षा संबंधी चिंताएं जैसे चीन है, पाकिस्तान है, सीमा विवाद, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद, इसलिए आत्मनिर्भरता की जरूरत है। दूसरा है क्षेत्रीय शक्ति, तो क्षेत्रीय शक्ति के एक क्षेत्र पूर्ण सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करना, जैसे ही इंडियन ओशन है, उस इंडियन ओशन हमारे ही नाम पे है, इसको सुरक्षित ना कर पाए तो कितना हमारा मतलब थोथो होगा, ये बात समझो।
आर्थिक लाभ, जो हम सेल्फ रिलायंस होंगे तो हम क्या करेंगे, आयात पे निर्भरता कम करेंगे, तो हमको आर्थिक लाभ होगा, आयात नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उल्टा हम निर्यात करेंगे, इसलिए आत्मनिर्भरता चाहिए। प्रौद्योगिकी में उन्नति आएगी, जो हमारा टेक्नोलॉजी होगा वो बढ़ेंगे, हथियार, नए नए हथियार आएंगे और टेक्नोलॉजी युक्त होंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्यों है, ये बात की। तो भारत के रक्षा औद्योगिकीकरण को 5 विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है, कि जो रक्षा औद्योगिकीकरण है वो कौन 5 चरण में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण है कि स्वतंत्रता से लेके 1947 से लेके 1960 के दशक तक देखा जाए तो ब्रिटिश भारत के आयुध कारखाने ने राज्य के स्वामित्व वाले रक्षा उद्योगों को आधार प्रदान किया। हम औद्योगिकीकरण की बात कर रहे हैं क्योंकि सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें अभी तक क्या हुआ ये बात करें तो 5 इस चरण में देख रहे हैं कि 1947 से 60 के बीच में क्या हुआ। जो ब्रिटिश भारत के आयुध कारखाने थे, ठीक है, वो आयुध कारखाने ने राज्य के स्वामित्व वाले राज्य उद्योग, रक्षा उद्योग में आधार प्रदान किया। 60 से 80 के में सेल्फ रिलायंस की जगह हमने क्या दिया था, सेल्फ सफिशिएंसी दिया था। यहाँ पे लाइसेंसकृत उत्पादन, प्रत्यक्ष खरीद की प्रभावी कार्य प्रणाली को अपनाया गया था। 1980 से लेके 2000 के दशक में तक विदेशी कंपनियों के साथ सह विकास और सह उत्पादन पे ध्यान केंद्रित किया गया था। 2000 से लेके 2014 तक निजी क्षेत्र की 100% भागीदारी की अनुमति दे दिया गया कि निजी कंपनी भी आ जाए। और 2014 के बाद से लेके हम मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भरता के लिए काफी आगे बढ़ने लगे। तो 2014 से हम आत्मनिर्भरता की तरफ, सेल्फ रिलायंस की तरफ ज्यादा फोकस हुए। तो 5 चरण में आप देख लेना। रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में आने वाली क्या समस्याएं हैं। तो आयात पे अत्यधिक हम निर्भर हैं। रशिया से सबसे ज्यादा आयात करते हैं, चाइना से करते हैं, यूएस से करते हैं, फ्रांस से करते हैं। आत्मनिर्भरता की निगरानी के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचे और तंत्र की अनुपस्थित है कि आत्मनिर्भरता होना चाहिए, उसकी निगरानी के लिए एक कोई स्ट्रक्चरल बॉडी होना चाहिए, एक कोई सिस्टम होना चाहिए। देखें कि सेल्फ रिलायंस कैसे बन सकते हैं, उन बातों को खोजे, प्रोत्साहित करें। ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। हितधारकों के बीच में समन्वय का अभाव है, अनुसंधान और विकास में निवेश की कमी है, निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं हो रही है, अन्य क्षेत्रों की तुलना में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र पर कम ध्यान दिया जा रहा है। तो ये भी एक क्या है, समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं। तो क्या पहल किया गया है, ये हमने पहले ही पढ़ा। मसौदा रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 तैयार किया गया। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 लागू किया गया है। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट जारी किया गया है। इस सूची में जो भी शामिल उत्पाद हैं उनके आयात पे क्या कर दिया गया, प्रतिबंध करा दिया गया है। लगभग 100 से ज्यादा उत्पाद हैं, ठीक है। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास कोष मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का निर्माण किया गया। रक्षा औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। 2 गलियारे अभी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के याद ही होंगे, ठीक है। और टेक्नोलॉजी हस्तांतरण का लाभ उठाने के लिए वैश्विक फर्मों के साथ क्या किया जा रहा है, एमओयू साइन किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करें। आगे की राह क्या हो सकता है, 5I जो हमने पीछे पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करो, इंक्यूबेट करो, इनोवेट करो, इंटीग्रेट करो और इंडिजिनाइजेशन को आधार बनाओ। निगरानी सक्षम बनाने, आत्मनिर्भरता का अनुमान लगाने के लिए एक डाटा बैंक तैयार करो, उसके ऊपर एनालिसिस करो कि किस फील्ड में हम कम हैं, उस फील्ड में प्रोत्साहन करो, प्राइवेट को लाओ। कभी भी आगे की राह दूसरे पे नहीं, जो है समझ में। जो आधुनिकीकरण कोष है गठन किया जाना चाहिए। आधुनिकीकरण कोष में प्रमुख रक्षा परिसंपत्तियों की खरीद के लिए एक रक्षा आधुनिकीकरण कोष का गठन किया जाना चाहिए, ये भी बोल सकते हैं। कुशल मानव संसाधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए समर्पित रक्षा विशिष्ट विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उन्नत रक्षा विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, रिसर्च फॉर एडवांस डिफेंस साइंस, ब्रैड्स की सहायता से नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कार्यक्रम करके हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो कुछ होप, आई होप कि करंट के पार्ट कुछ समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहे होंगे तो करंट के पार्ट पे तो डीकेडी नहीं होगा, लेकिन हाँ जब देखते जाएंगे तो आप नोट करके रखो। और क्लास में अब ऐसा होगा कि 15-20 मिनट 15 मिनट टाइम देंगे डीकेडी के समय में। कोई भी क्वेश्चन पूछोगे वहां पे दिमाग खोल के दिमाग से आंसर कैसे देना है। मान लो कोई टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है तो वो टॉपिक हमें बता दोगे तो हम
कोई समय नेक्स्ट समय अलॉट कर लेंगे कि हम लोग का समय बर्बाद ना हो, अलॉट कर लेंगे वहां पे, या किसी को जानकारी होगा तो हम बोल देंगे कि वो आप समझा दो, या हम डिस्कशन कर लेंगे। तो ध्यान रखना कि डीकेडी के लिए कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो खुल के बताना है कि सर ये टॉपिक नहीं है, और खास करके व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें मिल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक इस बच्चे को समझाना है, तो हम पर्टिकुलरली हो सकता है कि कॉल करके समझाएं, या सब लोग एग्री हो रहे हैं कि सबको समझना है तो सबके साथ एक लेक्चर लेके उसको समझा देंगे डीकेडी करके, ठीक है। क्योंकि अब ना ऐसा लग रहा है कि डीकेडी के अलावा आप लोग कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना, तो ये भी गलत बात है। डीकेडी कितना कर सकते हो, उसके लिए समय चाहिए, प्रॉपर टाइम चाहिए ना। तो जो इंपॉर्टेंट है बातें उसके डीकेडी करते रहे, ठीक। तो चलो इतना ही है, बस ये बात ध्यान रखना, हमेशा के लिए ध्यान रखना कि व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना कि सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसको हम नेक्स्ट या कभी भी जब समय मिलेगा हम नोट करते जाएंगे और उसको शामिल कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जो चीज नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 28 पेज तक तो हम डीकेडी करेंगे, जो बेसिक है वो डीकेडी करेंगे, उसके बाद बेसिक नहीं है, न्यूज में जो रहे हैं वो उठाएं, ठीक। या हम कहें कि 28 पेज ही आपके सिलेबस में है जितना बोला गया है, ये तो न्यूज वाले हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो थर्ड पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, इकोनॉमी से पूछा जाता है, और दूसरा कहां से पूछा जाता है, तो यही सेक्टर है सिक्योरिटी से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी से पूछा जाता है। तो कभी हो सकता है इससे पहले पिछले साल केवल इकोनॉमी से ज्यादा पूछा गया, वरना सिक्योरिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन इकोनॉमी का पूछा गया, और इससे पहले हमेशा 8-7 सिक्योरिटी से पूछा, तो इसलिए सिक्योरिटी पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। चलो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट करंट के साथ। थैंक यू सो मच।